ये कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती आपके लिए अलग से नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत सामान्य बातें हैं, कोई बच्चा इनको फॉलो करता है उसका सामान्य तरीके से चयन भी हो जाता है। लेकिन दिक्कतें हमारे अंदर है, हमारे साथ में है, और हमारे जो है वो लगातार इस एग्जाम को सीरियस न लेने को लेकर है। ये एग्जाम देना कोई एक दिन का काम नहीं है, रैंडम परिघटना नहीं है। 15 दिन पहले एग्जाम डिक्लेयर होगा, तनाव हो रहा है, इधर उधर भागेंगे फिरेंगे, साफ हो जाएगा मामला। इसलिए बहुत ही सहज रखना है, एक मेच्योरिटी अपने अंदर धीरे धीरे बढ़ानी है। चीजें विचलित होती हैं, तबीयत खराब होती है, माइंड भी उतना अच्छा नहीं लग पाता है, ये अप एंड डाउन वेरिएशन सबके साथ होते हैं, और इन सब के बीच में टिके रहना इस एग्जाम को पास करने का सबसे बड़ा जो सद्गुण है, विर्च्यू है, वो है धैर्य, है ना, पेशेंस। अपने पेशेंस के साथ में खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना। आपको किसी भी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी है, किसी दूसरे गूढ़ रहस्य की उम्मीद नहीं रखनी है, बहुत ही सामान्य तरीके से एग्जाम पास होते हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी इसके ऊपर 1 मिनट भी खराब करने की जरूरत नहीं है, इससे सीखने की जरूरत है। इसके ऊपर गॉसिप करना, ये चीजें देखना, वो एनालिसिस देखना, ये नहीं। अब आपका सवाल लेते हैं कि अब मैं, बहुत सारे बच्चों ने आते ही साथ ये सवाल पूछा कि इतनी कट ऑफ क्यों कम गई है मेंस की, मतलब आपको क्या संभावित कारण लगता है? एकदम यूं गंभीर बात, सारगर्भित बात कही जाए तो है, पेपर टफ था, ऐसा किस किस को लगता है? हाथ ऊपर करके बताओ। पेपर टफ आया था, आपने देखे थे क्या? हैं, सोल्व हो रहे थे? अच्छा, जितना पढ़ा हुआ था उतना मार्किंग टफ हुई है, ये कारण लगता है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इस बार आरपीएससी ने पिछली बार भी की थी, इस बार थोड़ा सा और बढ़ाया और इस बार और बढ़ाएगी। चीजें वही हैं, सवाल को घुमा के पूछ रहा है। तो इसलिए आपको स्पून फीडिंग वाली आदत छोड़नी होगी कि सीधा सीधा आएगा, एकदम साफ कीवर्ड लगेंगे तो मैं आंसर लिख दूं। अगर उसी बात को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो मुझे नहीं पता इसमें क्या पूछा गया है, समझ रहे? ये वाली जिसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना, निहितार्थ निकालना, ये वाली कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको तुलना करनी है इन दोनों पेपर की, तो यूपीएससी के पेपर उठा के देखिए आप। यूपीएससी के पेपर का पहला चैलेंज ये होता है कि उसके अंदर जो पूछा गया है क्या वो मुझे आता है क्या, 1 नंबर बात। दूसरा, जो मैं लिख रहा हूं वो वही लिख रहा हूं क्या जो पूछा गया है? कई बार क्वेश्चन ही डिकोड नहीं हो पाता है और अपना सब्जेक्ट मैटर जो हम आंसर में लिख रहे होते हैं वो कुछ और ही चला जाता है, जबकि क्वेश्चन में कीवर्ड कुछ और ही रह गया। तो उसने हल्का सा ट्विस्ट दिया आरपीएससी ने, इतना भी मुश्किल नहीं है कि डिकोड ना हो पाए। इसलिए एक तो क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो अपने को इस हिसाब से सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है क्वेश्चंस की। हमेशा मैं इस चीज पे एम्फेसिस करता हूं, है ना, इसीलिए एम्फेसिस करता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, कंटेंट। आपके आंसर के अंदर यूआरपीएससी की डिमांड के अनुसार फैक्चुअल पार्ट ज्यादा होना चाहिए। उसकी भूमिका बनाना, आगे पीछे की बातें कहना, यह स्कोप नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास 15, 50 और 100 शब्दों का स्कोप है। और उसमें अगर बड़ा सवाल पूछा है और उसके आप बैकग्राउंड में जाके उसका भूमिका बनाओगे तो आपके पास स्पेस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 शब्द की सीमा है और अपने पास लिखने के लिए 2 पन्ने हो तो कोई बात नहीं, अपन सब सीमा तोड़ के आगे तक लिख दे, लेकिन आपके पास स्पेस भी फिक्स है। उस स्पेस को अगर आप खराब कर देते हो बिना काम की बातें करने में तो अनडाउटेबली आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आपका अगर कंटेंट आपके पास है, आता है, तो सिर्फ आना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसका प्रेजेंटेशन, उसका फ्लो, उसका आइडिया, इंट्रोडक्शन और उसका लास्ट तक का जो बात है वो एकदम अच्छी बनी रहनी चाहिए। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर अच्छा लिखे, अच्छे शब्दों का चयन करें। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उन कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड आपके आंसर में होने चाहिए। स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने चाहिए आपको, है ना। इकोनॉमी में इकोनॉमी के, साइंस में साइंस के, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के और हिस्ट्री में हिस्ट्री के जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है आंसर में वो आने चाहिए।
तीसरी बात जो है वो हम इसको ये कहें कि जो है वो फ्लो अच्छा है और आपका कंटेंट अच्छा है, उसके बाद में उसके अंदर जो है वो रिलीवेंट बातें मैक्सिमम दी गई है या नहीं दी गई है, या आधी बात रिलीवेंट कही है, आधी बातें इधर उधर की कर दी है। कई बार क्या होता है कि कम आना तो खतरनाक है ही है, ज्यादा आना भी खतरनाक है। मान लो कि आपके पास खूब सारा 250-300 शब्दों का मटेरियल है और आपने अलग अलग जगहों से वो पढ़ा या जो भी है आपके पास, उसको उस फ्रेम में ला नहीं पाते हैं, और जब वो आंसर पूरा हो जाता है तब याद आता है ये बात तो लिखी नहीं, ये बात तो लिखी नहीं। इस बात को दूर किया जाता है सिंसियर आंसर राइटिंग से। आपकी अप्रोच जो है वो यही होनी चाहिए कि जो पढ़ लिया अब उसको साइड रखो, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है मुझे। पढ़ के रजिस्टर बांच के साइड में रखने से लाभ नहीं होगा। जो पढ़ा है उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस 5 शब्द में क्या है, सॉरी 5 अंक में क्या है, 2 अंक में क्या है, और जो है वो 10 अंक में क्या इसके सवाल बन सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना। प्लस इसमें एमसीक्यू क्या क्या निकलेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जितना पढ़ते हैं 2 घंटे, आधा घंटा आपको क्वेश्चन हैंडल करना आना ही चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस, आपको आंसर देना आना चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके पास एक वो जो है वो इनसाइट डेवलप होगी कि जो सवाल आपको थोड़ा सा आइडिया भी है उसको ज्यादा सही तक कैसे पहुंचाया जाए। कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन में से 2 तो अपन सीधे सीधे कट कर देते हैं, मामला 50-50 का बचता है। तो उन दोनों के चुनाव में एक सही ऑप्शन चुना जाए, उसके लिए अपने पास अगर प्रैक्टिस होगी, अपने दिमाग में उसके जितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पर नहीं भी आता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो भी उसका आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो वो कुछ न कुछ सिखा देता है, हमें आगे के क्वेश्चन की भूमिका बना देता है। इसलिए खूब सारे एमसीक्यू सोल्व करो और खूब सारी आंसर प्रैक्टिस करो, आपको कतई भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात टफ मार्किंग की, तो वो सबके लिए है। अगर आप देखिए, आइडियल आंसर कोई नहीं होता है, कोई उत्तर आदर्श उत्तर नहीं होता, क्योंकि अगर आदर्श उत्तर हो तो वो सब्जेक्टिविटी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो है वो आपकी मेंस परीक्षा का नाम क्या है, सब्जेक्टिव एग्जाम। कोई एक चीज है उसके बारे में आपकी याददाश्त कितनी है, आप क्या सोचते हैं, आप उस चीज को कैसे लिखते हैं, और इसलिए सभी की सब्जेक्टिविटी एक जैसी नहीं हो सकती। और जो चीज यूनिफॉर्म या एक जैसी नहीं हो सकती उसके ऊपर अंतिम रूप से निर्विवाद रूप से कोई राय भी नहीं बनाई जा सकती कि ये इसका आइडियल आंसर है। तो इसका मतलब आंसर जो लिखते हैं उसमें कमियां सबके हैं। आपको क्या करना है, कम कमियों वाला आंसर लिखना है, या यूं कहें सभी आंसर लिखते हैं उसमें बुराई अवश्य है, सब में कोई न कोई, परफेक्ट कोई नहीं है। आपको कम बुरा आंसर लिखना है, आपको उस मेरिट की लाइन को क्रॉस करके आगे जाना है। इसके लिए आपको परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी चौथा सब्जेक्ट अच्छे से, चौथा पेपर अच्छे से तैयार कर ले और जीएस में थोड़ा सा अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे दे, आपको कहीं पे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है बच्चे कि मुझे इकोनॉमी अच्छी लगती है, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, उससे एमए कर लो, पीएचडी कर लो, और ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओ, आप पढ़ा लो उसको, ये आपका करियर बन गया। लेकिन अगर आपको सिविल सेवा पास करनी है तो आपको अच्छा लगता है, इस बात से इस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ोगे एक सब्जेक्ट, तो ठीक है, जितने नंबर उसमें आने चाहिए उतने नंबर आ जाएंगे, बाकियों का क्या। इसलिए आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, यह इस बात का एग्जाम नहीं है, यह आपकी रुचि का विषय नहीं है, यह है सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी आपकी जानकारी है या नहीं है, उस चीज का एग्जाम है। इसलिए जो आपको अच्छा लगता है वो आपकी पर्सनल अप्रोच है, लेकिन एग्जाम डिमांड करती है प्रोफेशनल अप्रोच की। एक अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट के नाते आपका प्रोफेशन है इस एग्जाम को पास करना, और आप अपने प्रोफेशन में सिंसियरिटी लेकर आए। जो सब्जेक्ट टॉपिक आपका कमजोर है उसको कोशिश करें कि कम से कम नुकसान करे ये मेरा, और जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उस पर कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा मुझे फायदा दिलाए। सही है। तो सारे सब्जेक्ट जीएस के अंदर बहुत ज्यादा एक लेवल के बाद नंबर स्कोर करना लगभग इंपॉसिबल है। यूपीएससी के ट्रेंड देखो, जो बच्चे खूब अच्छा जीएस जानते हैं उनको 200 में से 100 नंबर मिलना अपने आप में एक दुर्लभ परिघटना है। नहीं, टॉपर्स के नंबर भी 90 के आसपास रहते हैं। सही है। तो जीएस वाले पार्ट पर एक लेवल तक आप मेहनत करें, मिनिमम जो सबको आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सबको आ रहा है और आपका गलत हो रहा है इसका मतलब आप बाकी लोगों से पिछड़ गए।
तो इसलिए जो एक सामान्य है वो तो आपको आना चाहिए, प्लस अपने सब्जेक्ट को करंट से अपडेट करें। दूसरे ट्रेंड ये है इस आरपीएससी के इस टाइम पर कि जो आपने नोट्स में पढ़ा, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, अगर उसका करंट कुछ साथ में जा रहा है तो उस करंट को तैयार करें। और इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी वाला मैं कोशिश करता हूं कि अभी आने वाले टाइम में आपको जो पीछे से जो आपका साइंस टेक्नोलॉजी छूटा हुआ है उसको हम एक क्लास के रूप में, या फिर जो बच्चे नहीं है उनको यूट्यूब के माध्यम से ये चीजें मिल पाए, उसके स्टैटिक पोर्शन से करंट का क्या चल रहा है वो जुड़ पाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे एनवायरमेंट हो। इतने वाले सेक्शन जो है, इस वाले सेक्शन के लिए हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे ताकि हम स्टैटिक पोर्शन के साथ में अपना करंट जोड़ पाए। और उन क्लासेज में हम कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपको अपने नोट्स में वहां जोड़ के देखना चाहिए। इन सभी का बैकग्राउंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखें कि भाई भारत सरकार का विजन क्या है डिफेंस को लेकर, तो डिफेंस को लेकर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पहले भारत सरकार के विजन को जान ले हम, फिर उसको लेकर भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है वो जान ले, और उसको लेकर के क्या उपकरण, क्या सबमरीन, क्या सब चीजें बनी है, उनको अगर आपके अपने टेक्नोलॉजी वाले नोट से कनेक्ट करके देखोगे तो आपका कोई कारण नहीं है कि कोई सवाल आपका चूकेगा करंट से भी। तो इसलिए हम थोड़ी सी अप्रोच को और एनरिच करें और कॉम्प्रिहेंसिव करें, अपनी सोच को थोड़ा सा और व्यापक बनाए, दायरा बनाए। हाँ, आपका एग्जाम अगर टारगेट दूसरे छोटे वाले भी है तो फैक्चुअल पार्ट पे ध्यान दें, और अगर आपका एग्जाम टारगेट आरएएस है तो थोड़ा सा दिमाग की ब्रॉड विजन तैयार करें, विकसित करें उसको, और उस पे आपका सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी इसके ऊपर एक मिनट भी खराब करने की जरूरत नहीं है, इससे सीखने की जरूरत है। इसके ऊपर गॉसिप करना, ये चीजें देखना, वो एनालिसिस देखना, ये नहीं। आपस में खुद इस चीजों को देखो, उन क्वेश्चन पेपर को एक बार वापस देखो, और जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आंसर लिख के देखो और उनको चेक कराओ, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो अभी एग्जाम हुआ था मेंस का, उसके क्वेश्चन पेपर, जो भी सब्जेक्ट चल रहा आपका करंट में, उसके टॉपिक उठाओ और उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आप देखोगे कि आपको अपने आप धीरे 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 बारीकियां समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल पास कराने में आपका खुद का है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद को इस मेंटली रूप से तैयार नहीं कर लेते। कई लोगों को तो यही विश्वास नहीं होता कि एग्जाम मुझसे पास हो भी जाएगा क्या। सेल्फ डाउट सबसे बुरी बात होती है, इसलिए सबसे पहले तो सेल्फ डाउट को खत्म कर देना है कि मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि मेरा एग्जाम ये पास नहीं होगा, और इसके लिए मेरे पास सॉलिड रीजन है, क्योंकि मैं बहुत सिंसियरली, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। उसके बाद अपना लगातार धीरे धीरे माइक्रो इंप्रूवमेंट अपनी आंसर राइटिंग में, अपनी थॉट में, अपनी नोट्स में, अपने जो वो क्वेश्चन हैंडल करने की अप्रोच में आप करो। क्या होता है कि 10 दिन तो एकदम यूं अचानक से सडन जो है वो आता है, यूं अंदर से एक जोश, और फिर 15 दिन पीछे वो सारी चीजें वापस से उसी ढर्रे पे चली जाती है कि क्लास आए, खाना खाया, घर पे मोबाइल चला लिया, सो गए, सुबह उठे लेजीनेस है, चाय पीने में 10 बज गए, 11 बज गए, फिर नहा धो के स्नान किया और अपन खाना खा के वापस क्लास आ गए, है ना। इसको बोलते हैं वीसीएस साइकिल, कुचक्र बन जाता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कोई अल्टरनेट नहीं है। मतलब आप देखोगे बहुत सारी, एक चीज मैं आपके साथ और भी साझा करूं, कई बच्चों में पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। तो वो जो अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटी उनमें है, वो डिसिप्लिन की कमी के चलते एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाती है। यानी कि वो आलस, वो इनकंसिस्टेंसी, वो फ्रैक्चर्ड आपका अटेंशन है, ये भी करूं, वो भी करूं, वहां पे भी जाऊं, ये भी करूं, ये सब चीजें आपको एग्जाम से दूर लेकर जाती है। इसलिए दो चीजें, आप अगर अच्छे इंटेलिजेंट हैं, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, सामान्य चीजें समझ आती है, और आपके साथ सिंसियरिटी भी है, तो इस एग्जाम को पास होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी चीज, थोड़ी सी ग्रास्पिंग पावर कम है, स्कूल कॉलेज लेवल पर एकेडमिक कमजोर रह गया था, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा मेहनत के साथ सिंसियरिटी है, रेगुलरिटी है, आपको भी इस एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, और लगातार एक माइंडसेट की, जो इस एग्जाम के नजदीक आपको डे बाय डे ले जाएगा। अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा,
कोई ऐसी परिघटना नहीं होगी कि आपके सारी क्षमताएं एकदम से बदल जाएंगी। लास्ट टाइम पर कुछ नहीं होता है। लास्ट टाइम पर जिनकी पोटेंशियल अच्छी है 1 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे और एग्जाम में कट ऑफ से मार्क्स 2 कम रह जाएंगे, बैड लक नहीं, बैड लक नहीं है। आपके कट ऑफ से 2 मार्क्स नीचे क्यों है, 15 मार्क्स ऊपर क्यों नहीं है, बैड लक नहीं है, ये क्या है, लापरवाही है ना, इनकंसिस्टेंसी है। तो इसलिए आप अपने बहुत ही डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और रोजाना फोकस्ड अपने एग्जाम की मेहनत करो। ये कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती आपके लिए अलग से नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत सामान्य बातें हैं, कोई बच्चा इनको फॉलो करता है उसका सामान्य तरीके से चयन भी हो जाता है। लेकिन दिक्कतें हमारे अंदर है, हमारे साथ में है, और हमारे जो है वो लगातार इस एग्जाम को सीरियस न लेने को लेकर है। ये एग्जाम देना कोई एक दिन का काम नहीं है, रैंडम परिघटना नहीं है। 15 दिन पहले एग्जाम डिक्लेयर होगा, तनाव हो रहा है, इधर उधर भागेंगे फिरेंगे, साफ हो जाएगा मामला। इसलिए बहुत ही सहज रखना है, एक मैच्योरिटी अपने अंदर धीरे धीरे बढ़ानी है। चीजें विचलित होती हैं, तबीयत खराब होती है, माइंड भी उतना अच्छा नहीं लग पाता है। ये अप एंड डाउन वेरिएशन सबके साथ होते हैं, और इन सब के बीच में टिके रहना इस एग्जाम को पास करने का सबसे बड़ा जो सद्गुण है, विर्च्यू है, वो है धैर्य, है ना, पेशेंस। अपने पेशेंस के साथ में खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना। आपको किसी भी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी है, किसी दूसरे गूढ़ रहस्य की उम्मीद नहीं रखनी है। बहुत ही सामान्य तरीके से एग्जाम पास होते हैं, है ना। तो ये मैं उन बच्चों के बिहाफ पे कह रहा हूं जिन्होंने इस रिजल्ट को अपने सक्सेस में कन्वर्ट किया है। अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, दोबारा से उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। बहुत सारे नाम है, मैं अलग अलग क्या बताऊं जो। और हां, इसमें यह भी बात है कि जो बहुत सारे सिंसियर और अच्छे बच्चे थे, जो इन सब बातों को जो मैंने आपको बताई है फॉलो करते थे, वो भी इस एग्जाम को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं कर पाए, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरी जिनसे बात हुई। अब उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनकी फ्रेशर अप्रोच हो सकता है कि उन्होंने उतना प्रेशर क्रिएट कर लिया हो खुद के ऊपर, या और भी दूसरे कारण है। किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं है, यह सभी के साथ में समान रूप से रिजल्ट लागू होता है। और आपके पास अगर इस एग्जाम को पास करने का जज्बा है तो समय लगेगा, इसके लिए धैर्य रखना है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो यह भी आवश्यक नहीं है, आपके प्रतिकूल हेल्थ की भी समस्या हो सकती है, परिवार की भी समस्या हो सकती है, खुद को लेकर भी समस्याएं हो सकती है। ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं को एग्जाम में लिख के नहीं आया जा सकता। इन समस्याओं को साइड में रख के तैयारी करना ही हमें इस एग्जाम के नजदीक ले जा सकता है ना। बाकी हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी के कोई समस्या, किसी के कोई समस्या, उन समस्याओं को हम लेके बैठेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। उन्हीं समस्याओं को स्वीकार करके, अपनी सीमित क्षमताओं को स्वीकार करके इस एग्जाम को अगर हम तैयार करते हैं तो इसको हम क्लियर भी कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इसका सिंसियरिटी का, धैर्य का, कंटिन्यूटी का कहीं पर कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको इस पे काम करना चाहिए, है ना। तो हम आगे एक रिवीजन कब करें, कैसे करें, सब भूल गए। अब ये क्या बात हुई, है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एक प्लानिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके एग्जाम में अगर 365 दिन है तो आपके पास एटलीस्ट 7 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, और 7 दिन में 1 हफ्ता होता है, तो अगले 4 हफ्ते में आपको पास सर्टेन सब्जेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए। सीधी 365 दिन की प्लानिंग करोगे तो आपको नहीं पता कि आप कहां चल रहे हो, सेल्फ इवेल्युएशन नहीं होता है। और इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 1 हफ्ते की प्लानिंग हो। आज आपने सोचा है कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए अगले 7 दिन में मैं क्या करूं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस टारगेट को इतना ज्यादा टफ कर देते हैं कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, और पहले ही दिन में ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये टाइम टेबल यही रुक जाती है यात्रा। इसको सेट करते टाइम पर अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें कि मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है, और उससे 10% ज्यादा एक्स्ट्रा टारगेट रखें ताकि आप पे प्रेशर बना रहे। अगर आप इसको अचीव कर पाते हैं 85 to 90%, इसका मतलब आप सक्सेस है, आप सक्सेसफुल है, इस टारगेट को आपने अचीव कर लिया। फिर इस प्रकार के 7 दिनों की 4 हफ्ते आपके पास 1 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे 1 महीने में कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट जो है इनको पढ़ना भी है, रिवीजन करना, और इनके क्वेश्चन भी सोल्व करने। फिर अगले 1 महीने के बाद में अगले 7 दिन, और ऐसे ही 4-7 दिनों की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इवेल्युएट कर पाए कि 365 दिन आपसे जो दूर है उसमें कितना आप कहां तक पहुंच गए, आपका कितना % सिलेबस हो गया है। बहुत ही साइंटिफिक है, रेंडम प्रयास ना करें, या जो है वो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, उससे बड़ी तकलीफें होती है ना। तो डिसिप्लिन रहे, अपनी चीजों को ध्यान रखें, अपने
माइक्रो इवेल्युएशन को लगातार जारी रखें, खुद की भी क्रिटिकल एनालिसिस करें। खुद को पैम्पर करने की जरूरत नहीं है, खुद को स्पेशल मानने की जरूरत नहीं है और खुद को कमजोर मानने की भी जरूरत नहीं है। एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में खुद को मानने की जरूरत है। कई बच्चे इंटेलिजेंट होने के बावजूद दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लेते हैं। यह अपने आप में एक तकलीफ का विषय है। भाई अगला इंटेलिजेंट है तो आप भी तो इंटेलिजेंट हो। और ये एग्जाम जो है वो एक पोस्ट की एग्जाम नहीं है। यहां पर जो है वो 700, 800, 1000 पोस्ट जो होंगी उस पे इसका भी चयन हो जाएगा और आपका भी चयन हो जाएगा। इसलिए दूसरों के इंटेलिजेंस को खुद पे हावी ना होने दे, ये भी एक तकलीफ होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे में खुद की काबिलियत यह है कि वो नाइट के टाइम पर अच्छी स्टडी कर सकता है, लेकिन उसको किसी ने सलाह दी कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। मॉर्निंग में उसको नींद आती है, रात को जल्दी सोया तो टाइम से नहीं सो पाया और सुबह उठ के भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पहचाने, अपनी पोटेंशियल को पहचाने, खुद का साथ खुद दे। दूसरों की बात आपके अगर पैरामीटर में फिट आती है तो मान ले, वरना खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो आप खुद भी नहीं रहोगे और नया भी नहीं बन पाओगे। इसलिए बहुत सारी चीजें इस एग्जाम के साथ में, इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम से ज्यादा जरूरी है एग्जाम मैनेजमेंट। एग्जाम मैनेजमेंट जो बच्चे सीख लेते हैं उनको सब बढ़िया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लासरूम में बिल्कुल शांति से आते हैं, न उनको किसी को नोटिस होना है, न कुछ ज्यादा बोलना है एक्स्ट्रा, न कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, सीधा अपने काम की बात पर फोकस करते हैं। दूसरे खूब बड़ी बड़ी जो है वो इधर उधर की बातें करते हैं, उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है कि वो कहां चल रहे हैं, अगले कुछ दिनों में उनको कितना काम करना है और उनका सीधा टारगेट एग्जाम होता है, उसको पास करके चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। उस के बाद भी वो पहचान में नहीं आते, है ना। तो अपने को लो प्रोफाइल रह के काम करना चाहिए, बिना काम इधर उधर भागा दौड़ी, उसकी सुन ली उसकी कह दी, इन सब में वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य सी बातें हैं अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाना। मैं लास्ट में एक ही बात से इस बात को खत्म करें हम, कि कितने ही ऐसे क्रिकेटर, लगभग सभी देखते हैं तो इसलिए वही एग्जांपल ठीक है, कितने ही ऐसे क्रिकेटर आए हैं इंडिया में जिनकी पोटेंशियल जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से ज्यादा भी हो सकती है, जिनकी टेक्निक उनसे ज्यादा प्रिसाइज हो सकती है, जिनकी जो है वो स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ही बन पाए। और उसके पीछे सिंपल सी बात है, अनुशासन, है ना। वो अपने बहुत सारे इंटरव्यू में इस बात को बोलते भी हैं, कोट भी करते हैं कि उन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस किया और उसके साथ डिसिप्लिन्ड लाइफ जी। कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी देखी है उनके जीवन में? इतने बड़े खिलाड़ी, भारत रत्न, हमेशा खूब बड़ी बड़ी चीजें की, लेकिन अपने प्रोफेशनल करियर में क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? उन्होंने क्या नए रिकॉर्ड नहीं बनाए? बस यही जरूरत है जिंदगी को अच्छे से जीने की, अपने काम पर फोकस करना और डिसिप्लिन रहना। हमारी तकलीफें जब बढ़ जाती कि जब हम अपना काम छोड़कर दूसरे के कामों में फोकस करते हैं। हम इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पाते और उससे बहुत सारी तकलीफें अपने जीवन में जुड़ जाती है ना। कोई भी आदमी जिंदगी के किसी भी पहलू पर, किसी भी मोमेंट पर जिस दिन डिसिप्लिन खोता है उसका पतन शुरू हो जाता है। चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे एक बच्चा हो। डिसिप्लिन जिसने भी छोड़ दिया, आप देखोगे आपके साथ के बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो मेडिकल, आईआईटी या अन्य कोर्स में एडमिशन लिया, 12वीं तक मेरिटोरियस थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाके जैसे उन्होंने लापरवाही की, उनकी एमबीबीएस पास नहीं होती, फेल हो जाते हैं, या मेरिट जो है वो बहुत नीचे चली जाती है, मार्क्स ड्रास्टिकली नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब उन्होंने वहां पर, क्या उनकी इंटेलिजेंस कम होगी? नहीं, डिसिप्लिन कम हो गया। बहुत सारे लोग जो एग्जाम पास करने तक बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, एग्जाम पास कर लिया, बाद का जीवन बिल्कुल दुखमय हो जाता है। क्यों? डिसिप्लिन छोड़ दिया लाइफ का, है ना। वो प्रोफेशनली उतने कामयाब हो ही नहीं पाते। डिसिप्लिन जिस दिन हम छोड़ देते हैं उसी दिन हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रोफेशन हो, मैं एज ए टीचर, अगर मैं जिस दिन मेरा डिसिप्लिन खत्म कर दूं तो फिर मेरा जो है वो प्रोफेशनल करियर वहीं पर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन और धैर्य। परिस्थितियां अगर आपके विपरीत जा रही है तो ऐसा नहीं कि हमेशा विपरीत रहेंगी, आपके पक्ष में आएंगी। अपने डिसिप्लिन के साथ विपरीत समय में चीजों को सीखने पे ध्यान रखिएगा। जब आपका अच्छा समय आएगा, वही सीखी हुई चीजें आपके अच्छे समय में 4 चांद लगा देंगी। ठीक है बात? तो बस ये सामान्य सी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर विचलित होने की, ये करने की, वो करने की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की कतई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करने की जरूरत है ना।